हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस का सेट टू आने की पार्ट टू। ठीक है, जैसा कि बताए थे इससे प्रीवियस वीडियो में कि साइंस का जो चैप्टर 10 है लाइट आने की प्रकाश, उसका एक एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उसमें क्या करेंगे, इसमें 3 पार्ट में बांट देंगे। तो जिसका फर्स्ट पार्ट जो पार्ट 1 जो है आपको अवेलेबल करा चुके थे पहले ही। ठीक है, तो ये जो है अभी पार्ट 2 है लाइट चैप्टर का, ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो बच जाएगा उसको पार्ट 3 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 से 68 तक पहले का वीडियो में हो चुका था, और जैसा कि बताए हैं कि यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मॉडल सेट तो सारा करा दिए हैं, उसके अलावे जो है साइड में और जितने क्वेश्चन बच जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 69 नंबर क्वेश्चन में कि पानी में प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश होगा, ये प्रकाश का वेग CW, यानी कि इसमें W फॉर वाटर इसको इंडिकेट किया गया है। ठीक है, CW तथा कांच में प्रकाश का वेग जो होगा CG से इसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे दोनों के बीच रिलेशन, यानी कि इसमें प्रकाश का वेग किस में ज़्यादा होगा, यहाँ पर वाटर में ज़्यादा होगा या फिर ये कांच में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है सो कांच और वाटर में अगर कंपैरिजन करें तो कांच में ज़्यादा होता है। तो कांच में ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। यहाँ पर CW लेस देन ये CG, यानी कि CW जो है ये वाटर में कम रहेगा और CG यानी कि ग्लास में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ये जो है म्यू इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्थिरांक हो जाएगा। यहाँ पर ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन सा है। तो प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकती है, प्रकाश ट्रेवल कर सकता है, तो ऑप्शन बी जो कि शीशा है, शीशा में गमन कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ी में गमन नहीं करेगा, लोहा में नहीं करेगा, तांबा में नहीं करेगा, तो एक शीशा बच जाता है, शीशा में गमन करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखेंगे तो इसमें एक आंसर, अगर आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम रहेगा तो भी यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर है कि यहाँ पर देखना है कि कौन सा अलग है। 3 गो यहाँ पर है तो 3 तो ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन होगा, तो एक जो अलग रहेगा वही इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लकड़ी देख सकते हैं, लोहा देख सकते हैं, यहाँ पर तांबा देख सकते हैं, ये सभी जो है सो नहीं होगा, तो यहाँ पर कांच हो जाएगा, यानी कि शीशा हो जाएगा, यहाँ पर शीशा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वो करता है त्रिज्या की। गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी इसे लिख लिए। अब क्या कह रहा है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि R, ये दोनों के बीच रिलेशन कैसे इसको फाइंड किया जाएगा, तो ये फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या को आधा करेंगे तब ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी यहाँ बोला था, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए में देख सकते हैं आधी होती है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक म्यू बराबर प्रकाश का वेग, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है c, तो यहाँ c पुट करेंगे, और नीचे में माध्यम का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है जो कि यहाँ पर v दिया होता है, यहाँ पर v यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया, c/v हो गया। तो c/v कहाँ दिया हुआ है, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में है, तो c/v, तो ये c/v इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोल रहा है, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए कौन क्या प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ताकि प्रकाश किरणें को क्या किया जाता है, एक जगह एकत्रित करके उसको देखा जाता है। ठीक है, कोई चीज़ वगैरह रहता है तो। आगे देखिए 75 में क्या कर रहा है, यहाँ पर सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज जो होता है समांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कर रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा, जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए कि ये विरल माध्यम है, ठीक है, ये विरल माध्यम है और यहाँ पर ये संघन माध्यम है, तो
संघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होता है, और विरल माध्यम में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ विरल माध्यम क्या मतलब कि कणों की संख्या कम रहेगा, और संघन माध्यम में कणों की संख्या ज़्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, विरल माध्यम में, इस विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, तो विरल माध्यम में अधिक होता है। तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77 होता, यहाँ पर 77 हो जाएगा। क्या करें, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रकाश को तरंग कण दोनों माना गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 में क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, ठीक है, तो तब इसका चाल जो होता है क्या होता है, तब इसकी चाल बढ़ जाती है। अतः किरण अभिलंब की ओर क्या होगा, तो अभिलंब का यहाँ पर देखिए ये जो है एक प्रकाशीय माध्यम को अलग करता है। इधर क्या बोला था, संघन माध्यम से विरल माध्यम, इधर है संघन माध्यम, इधर है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें इस तरह से मान लेते हैं जा रहा है, प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो इसका ओरिजिनल पथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। तो कैसा हो जाता है, इसका अभिलंब ये हो गया। तो जो इसका ओरिजिनल पथ है ये क्या हो जाता है, ओरिजिनल पथ से ये देख सकते हैं यहाँ ये ऐसा मुड़ जाता है। ठीक है, संघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो इस तरह से मुड़ जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अभिलंब था, ये अभिलंब था, तो अभिलंब से दूर हट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखिए क्या कर रहा है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसमें, यहाँ पर क्या कर रहा है, फोकस पर अभिसारित करने वाला प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर ये समांतर आ रहा है तो किधर से पास होगा, फोकस से होते हुए पास करेगा। ठीक है, और अगर फोकस से जा रहा है तो किधर से पास होगा, समांतर से पास होगा, समांतर इधर रिटर्न जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा रहेगा, उत्तल भी रहेगा, तब पर भी यही प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पर ए सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए एक माध्यम एक में प्रकाश का वेग भी है। ठीक है, और 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान क्या होगा। तो प्रकाश का वेग माध्यम एक में कितना है, v1 है, प्रकाश माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक जो होगा v1 माध्यम में v1 है ना, और दूसरा माध्यम में v2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवर्तनांक, यानी कि n21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, n21 यानी कि अपवर्तनांक बराबर v1 बटा v2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है, विरल माध्यम से संघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरणें धीमी हो जाती है, अतः जिसका झुकाव, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर, विरल से संघन यानी कि अभिलंब की ओर झुकेगा। तो यहाँ पर अभिलंब की ओर ऑप्शन देख सकते हैं सी, तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 में क्या कह रहा है, दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण का क्या कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ये द्वारक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है कि किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन होता है, ये पूछ रहा है कैसा परावर्तन हो जाएगा, तो ये नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोल रहा है कि किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है, किसी समतल दर्पण में कह रहा है, तो किसी समतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर भी जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, वार नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, पी ऐसा है ना, पी ऐसा है। ठीक है, तो ये वाह जैसा दिखाई देगा। ठीक है, सही है, यहाँ पर वाह ही होगा, तो ये वाह जैसा मालूम पड़ता है, ये हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन 85 में क्या कर रहा है
कि ये अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो आवर्धन कैसा होता है, तो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है। आगे क्वेश्चन देखिए 86 में क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है। अवतल अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया है, तो अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए, यहाँ पर याद रखना आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, इससे पहले का क्वेश्चन में क्या था, वास्तविक और उल्टे, यहाँ पर सेम क्वेश्चन था, अवतल दर्पण के लिए वास्तविक और उल्टा था, तब यहाँ पर क्या था, ये ऋणात्मक था। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अवतल दर्पण के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब आप निकाल कर इसका देख लीजिए प्रैक्टिकल, तभी है कि आपको याद रहेगा, ताकि फिर आप आगे जो है बाद में याद नहीं करना पड़ेगा। आगे देखिए 87 में क्या कर रहा है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। बिंब दूरी यानी कि ये दर्पण है और यहाँ पर कोई वस्तु को लिया जाता है, तो ये वस्तु मान लेते हैं यहाँ ध्रुव से इतना दूरी पर है, ये यू है, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर पर, तो इसका जो दूरी लिया जाएगा किस में लिया जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक दोनों किस में लिया जाएगा, तो वस्तु दूरी हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, तो बाईं ओर रहने से क्या हो जाता है, वो हमेशा ऋणात्मक हो जाता है। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है 88 में कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ जितना दिया गया, यहाँ दिया गया उसमें से बताना है। ठीक है, कि ये हवा है, जल है, शीशा है, हीरा, इसमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कर रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या मापने की ज़रूरत होगा, तो ये दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को। ठीक है, ताकि उसका प्रतिबिंब अच्छे से कर सके। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। इसका भी आंसर जो है सो आपको कमेंट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अपसारी और अपसारी लेंस का दो प्रकार होता है, मेनली तो पढ़ा जाता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो इसको और एक और नाम से जाना जाता है अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। तो इसमें से जो है सो अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को या फिर उत्तल लेंस को, ये कमेंट करके बताना है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। ये तो क्वेश्चन हो गया था, अवतल दर्पण के लिए प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, यहाँ पर ऋणात्मक था, और आभासी, यहाँ आभासी और सीधा रहता तब क्या हो जाता, धनात्मक हो जाता। 92 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या कह रहा है, ये आ गया अब उत्तल दर्पण के लिए आ गया। ठीक है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, इसका अतः आवर्धन क्या होगा, आभासी तथा सीधा होता है, तो इसका आवर्धन क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, यहाँ उत्तल दर्पण, इसको याद रखना, ये उत्तल दर्पण है और इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 93 में कि किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार एच डैश और वस्तु के आकार h हो, तो आवर्धन m का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं आवर्धन m बराबर ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई बटा में वस्तु का ऊंचाई यानी कि h, यानी कि एच डैश बटा एच हो जाएगा। तो एच डैश बटा एच कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 94 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 में क्या कर रहा है कि किस दर्पण का उपयोग जो है हमेशा वाहनों के पश्चिमी दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पश्चिमी दृश्य, वाहनों का पश्चिमी दृश्य, सही है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, तो इसमें इसका विस्तृत क्षेत्र बनता है किसी वस्तु का, इसमें प्रतिबिंब जो है सो उत्तल दर्पण में उसका विस्तृत क्षेत्र बनाता है, इसलिए ताकि पीछे का वस्तु को देखने में फिर आसानी हो जाता है विस्तृत क्षेत्र बनने के कारण। आगे देखिए 96 में क्या करें, किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कैसा होगा। तो दर्पण कैसा होना चाहिए,
तो या तो समतल या तो फिर उत्तल होना चाहिए, ताकि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 97 में क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए? गोलीय दर्पण का यहाँ पर बोला गया है गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना होगा? तो यहाँ वक्रता केंद्र पर बोल रहा है गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण में यहाँ पर अवतल दर्पण का यूज़ किया जाएगा तो सीधा प्रतिबिंब फोकस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो फोकस के अंदर कहाँ है? ये केंद्र पर है, केंद्र के बाहर है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ अवतल दर्पण में हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण को यूज़ किया जाता है? तो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में अब सीधा प्रतिबिंब बनाना, तो सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा वस्तु यानी कि चेहरा को। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ रखेंगे तो अब यहाँ की इसका प्रतिबिंब जो है सो सीधा बनेगा, लेकिन यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच कहीं रखने के लिए बोला ही नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि कौन सा आंसर, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में से 4 और 3 ऑप्शन में से कोई नहीं रहेगा तो उसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 में क्या कर रहा है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं समतल और उत्तल, ये दोनों में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। आगे क्वेश्चन देखिए 99 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब हमेशा जो होता है ये उल्टा होता है। और आपको बताना है कि अगर यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब होता है तो आभासी प्रतिबिंब का कैसा प्रकृति होता है, ये आपको बताना कमेंट करके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, उस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी, उस बिंदु की दर्पण से कितनी दूरी होगी, ये पूछा गया है। मतलब कि ये है यहाँ पर कि ये इस तरह से है, सूर्य का प्रकाश की किरण आ रहा है तो सभी कहाँ पर आकर जमा होता है? तो सभी फोकस पर ही ना आकर जमा होगा, तो यहाँ पर तभी तो वह क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा देगा, जिस कारण से कागज़ का एक टुकड़ा जो होता है क्या होगा? जल जाएगा, क्योंकि ये यहीं पर रहेगा तभी तो उसको ज़्यादा ऊष्मा मिलेगा। अर्थात वो अगर कागज़ जल उठता है तो मतलब वो फोकस पर होगा। ठीक है, और ये फोकस पर होगा तो यहाँ पर क्या बोला था? फोकस दूरी इसका कितना है? 20 है, तो वह कागज़ भी कहाँ पर होगा? तो 20 सेंटीमीटर होगा, तभी वह जल जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा था इसमें देखने समझने लायक, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर अवतल लेंस है तो यहाँ पर ये प्रकाश किरणें कहाँ पर आकर टकराता है? तो फोकस पर आकर टकराता है। अब कोई कागज़ जल जा रहा है इस प्रोसेस के कारण कि एक लेंस आता है ना, इस टाइप का एक लेंस आता है जिसमें है सो कागज़ का टुकड़ा अगर धूप में इस लेंस पर रखा जाता है तो इसको इसके नीचे जो है कागज़ का टुकड़ा रख दिया जाए और उसको अच्छी तरह से एडजस्ट किया जाए। इसमें जितना भी प्रकाश पड़ेगा वो सभी प्रकाश को कहाँ पर एकत्रित होना चाहिए? तो ये कागज़ का टुकड़ा पर एकत्रित होना चाहिए इस तरह से, तब ये क्या हो जाएगा? कागज़ जल जाएगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है कि प्रकाश किरण आएगा तो कहाँ पर आएगा? ये सभी एकत्रित कहाँ होगा? फोकस पर। अब कागज़ को कहाँ रखा गया होगा कि जल जाएगा? तो उसमें ज़्यादा हीट प्राप्त करके ही ना जलता है, तो ज़्यादा हीट प्राप्त करेगा कहाँ पर? फोकस पर। अब वह कागज़ का टुकड़ा जल गया तो वह रखा हुआ होगा फोकस पर, और फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। मतलब कि वस्तु जो कागज़ जो रखा गया दर्पण से कितना दूरी पर रखा गया होगा? 20 सेंटीमीटर पर रखा गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कर रहा है? एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या कह रहा है? अवतल दर्पण है और यहाँ पर वस्तु जो रखा गया है कहाँ पर रखा गया? स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच है तो हमेशा आभासी तथा सीधा बोल सकते हैं, या तो फिर काल्पनिक और बड़ा। यहाँ पर काल्पनिक और बड़ा दिया होता है, ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा? तो यहाँ पर बताना है ये फोकस दूरी अगर माइनस में दिया हुआ है तो दर्पण और लेंस दोनों के बारे में बताना है। तो माइनस किसका फोकस दूरी?
जो होता है ये माइनस होता है। लेंस कौन सा, लेंस का पहले क्या बोला, दर्पण, तो कौन सा दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है, और उसके बाद बोला है लेंस, तो किस लेंस का फिर फोकस दूरी जो होता है सो माइनस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अवतल दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऋणात्मक आने की बाईं ओर होनी चाहिए, तो बाईं ओर किसका किसका होता है, ये अवतल दर्पण ले लेते हैं, इसमें जो है सो इसका फोकस दूरी, इसका जो फोकस दूरी आ जाता है ये इधर आ जाता है, तो ये इसका फोकस दूरी हो गया, यानी कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अगर इस तरह से रहता है, ये इस तरह से रहता है अवतल, ये अवतल लेंस हो गया, तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण इस तरह से जाता है और ये इधर चल जाता है, और फिर ये इधर से निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसका मेन फोकस जो होता है ये इधर होता है। तो ये अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का फोकस दूरी जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो इस बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है, यानी कि कहलाता है। कोई भी प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण से अगर टकराने के बाद, परावर्तन के बाद अगर जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से कटता है वह मुख्य फोकस होता है, सिंपल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कर रहा है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो दृष्टि क्षेत्र किस दर्पण का बड़ा होता है, तो सी का होता है। इसी कारण से क्या है कि इसका यूज साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कह रहा है, काश क्या हो रहा है, काश की किरणों, अच्छा प्रकाश होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका ये प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक नमन का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं इसका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में होता है, तो इसका जो होगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना होगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो लगता है इसका यही एक है कि सीधी रेखा में गमन करने के कारण एक दूसरे के सीधा में आ जाता है, चांद पृथ्वी और सूर्य, ठीक है, सीधी रेखा में आ जाता है, तो इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। उसका ज्योग्राफी में पढ़ना है कि बीच में अगर चांद आ गया तो चंद्र ग्रहण होगा, और बीच में अगर ये इस तरह से उसमें है, उसको ध्यान नहीं देना, बस उसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी, तो गमन करेगी कैसा गमन करेगी, यहाँ पर देख सकते हैं ये किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब वो प्रकाश की किरणें गमन करेगी, तो किसी भी दिशा में गमन करने से वो छाया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु रहेगा, इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये अंधेरा क्षेत्र, ये पूरा क्या बोलता है पारदर्शी पदार्थ रहेगा जिससे पार नहीं होने देगा प्रकाश की किरणें, तो इसका जो ये जो क्षेत्र बनेगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये छाया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 107 में क्या कह रहा है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी, तो छाया हमेशा कैसा होता है, तो छाया हमेशा काला होता है, ठीक है, रंग के वस्तु का रंग कैसा भी हो उसका छाया हमेशा काला ही बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कर रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या हो जाता है, रुकावट मतलब कि प्रकाश किरणें पास ही नहीं होने देगा इससे, तो यहाँ पर इसके पीछे का भाग में क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा, छाया बोल सकते हैं और उपछाया, इसमें उपछाया भी बोल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, छाया और उपछाया दोनों हो जाएगा। 109 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनेगी, तो गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनेगी, तो वृत्ताकार बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गोल, इसमें गोल ठोस तो बनेगा नहीं, ठोस गोल नहीं बनेगा, त्रिभुजाकार नहीं बनेगा, एलटीडी नहीं बनेगा, तो वृत्ताकार ही सही होगा, बी सही है। इसमें 110 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं, दृष्टि के भौतिक अनुभूति, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग देख पाते हैं फिजिकली, तो वो किसके कारण संभव है, तो ये प्रकाश के कारण संभव है, इसका प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रकाश एक रूप है, किसका रूप है, तो ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, ये चीज़ बताया गया है जो कि प्रकाश किसका रूप है, तो एक ऊर्जा का रूप है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कर रहा है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, तो शीशा
या कांच जो है उसमें है सो प्रकाश गमन कर सकता है, ठीक है। प्रकाश उसमें गमन कर सकता है, थोड़ा वही स्लो गमन करता है तो गमन करता है, परंतु हम लोग जानते गमन करता है तो क्या हो जाएगा, प्रकाशिक हो जाएगा। प्रकाशीय माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम, तो यहाँ पर प्रकाशिक हो जाएगा। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, ये भी सही होगा। माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, भी सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114 में क्या कह रहा है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, तो यहाँ पर विकिरण ऊर्जा का रूप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार का तरंग है, इसे याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116, इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश तरंगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के माध्यम नहीं होगा, किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं हो जाएगा, इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि प्रकाश का तरंग धीरे अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं ये बहुत छोटा होता है, इसे याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118 में क्या कर रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में कहने का मतलब कि पानी में हो गया या तो फिर हवा में हो गया, कांच में हो गया, ये सब में क्या होता है, ये पूछा गया कि अलग अलग माध्यम लेंगे, कांच पानी ये सब क्या बोल दिए, ये सब माध्यम बोल देते, इस सब में जो है सो प्रकाश का किरण, प्रकाश का चाल जो होगा ये क्या होगा, समान रहेगा, भिन्न भिन्न होगा या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जितना भी पॉसिबल है क्वेश्चन एग्जाम में आने का वे सभी क्वेश्चंस को कवर किए हैं, ठीक है। बाकी इसका पार्ट 3 जो है सो वीडियो में अपलोड कर देंगे, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।